जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारा हिंदी ग्रामर चल रहा है और आज की क्लास में हम छंद पढ़ेंगे। छंद जो है हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो छंद के पहले समझते हैं कि छंद क्या होता है। तो छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छादन, बंधन या लहादन। तो इसका जो छादन, बंधन, लहादन का जो मतलब इसमें बताया गया है वो ये होता है कि वो पंक्तियां जो विराम चिन्हों से, मात्राओं से, वर्णों से एक क्रमबद्ध तरीके से बंधी हुई होती हैं वो क्या कहलाती हैं, जिसमें तुक भी हो, लय भी हो, गति भी हो, यति भी हो। इस प्रकार से इन सब नियमों से जो पंक्तियां आबद्ध होती हैं यानी बंधी हुई होती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो छंद कहलाती हैं। और छंद की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो छंद की चर्चा सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुई है। और छंद शास्त्र का जो दूसरा नाम है वो पिंगल है। छंद शास्त्र का दूसरा नाम पिंगल इसलिए रखा गया है क्योंकि छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे वो कौन थे? वो पिंगल ऋषि थे। और उन्होंने जो है छंद की, बोल सकते हैं कि छंद के बारे में उन्होंने बताया, इसलिए जो है उसका दूसरा नाम क्या हो गया? पिंगल रखा गया। और छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल थे और आचार्य पिंगल को पिंगलाचार्य भी कहा जाता है। और छंद की जो परिभाषा है तो क्या है? निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, गति, यति आदि से बंधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। अर्थात तुक, मात्रा, लय, विराम, वर्ण आदि के नियमों से आबद्ध पंक्तियां क्या कहलाती हैं? छंद कहलाती हैं। अभी जो हमने आपको समझाया था कि जिस पंक्तियों में क्या होगा, आपको निश्चित वर्ण मिलेंगे और निश्चित मात्राएं मिलेंगी और उसमें क्या होगा? गति होगा, यति होगा और एक निश्चित शब्द योजना से वो क्या होंगी? बंधी हुई होंगी। और उसमें आपको तुक भी मिलेगा, मात्रा मिलेगा, लय मिलेगा, विराम भी मिलेगा, वर्ण मिलेगा। इस प्रकार से इन सारे नियमों से जो पंक्तियां आबद्ध होंगी वो क्या कहलाएंगी? वो छंद कहलाएंगी। अब आगे हम छंद के जो भाग हैं उनको देख लेते हैं। इसको नोट कर लीजिए। हमने इसको इसलिए बोर्ड पे पहले से लिख दिया है ताकि आपका भी और हमारा भी समय बच सके और आपको पढ़ने में उबन ना महसूस हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम बोर्ड पे लिखते हैं तो जब कोई देखता है तो लिखने में थोड़ा सा बोरिंग सा लगता है, तो इसलिए हमने पहले से लिख दिया कि ताकि आपको सिर्फ हम समझा सकें। तो इसको नोट कर लीजिए। छंद के 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला यति होता है, दूसरा गति होता है, तीसरा चरण होता है, चरण या पाद बोलते हैं, चौथा तुक होता है और पांचवा क्या होता है? गण होता है। इसमें क्या होता है? यति जो होता है छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो ठहरना पड़ता है उसको क्या कहते हैं? इस ठहरने को क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अर्थात छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहते हैं। वो विराम चाहे अर्ध विराम भी हो सकता है या पूर्ण विराम हो सकता है। तो दोनों में जो है, अगर जहां पर भी हम छंदों को पढ़ रहे हैं, पंक्तियां पढ़ रहे हैं, जहां भी हम थोड़ा सा रुकते हैं तो क्या हो जाता है? वो यति हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो अगर हम उदाहरण देखें तो उसमें कोई भी उदाहरण उठा के जैसे ले सकते हैं। जैसे कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, यहाँ हम क्या हुआ? रुक गए। मांगे सबकी खैर, यहाँ पे भी रुक गए। ना काहू से दोस्ती, यहाँ भी हम रुके। ना काहू से बैर। तो जहां जहां हम रुक रहे हैं वो क्या है? उसको यति कहते हैं। और गति हो गई, कविता को कर्ण मधुर प्रवाह को गति कहते हैं। जैसे कविता को अगर हम मधुर शब्दों में अगर हम पढ़ते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अगर हम इसको एक प्रवाह से पढ़ें, एक मधुर प्रवाह से पढ़ें तो क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। कि कविता के कर्ण मधुर प्रवाह से मतलब कि एक जो सुनने में मधुर लगे उस तरह से अगर हम कविता को पढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? वो गति में आएगा। चरण या पाद, तो प्रत्येक छंद में क्या होता है? कम से कम 4 चरण होते हैं।
जैसे कबीड़ा खड़ा बाजार में, एक चरण हो गया। मांगे सबकी खैर, दूसरा चरण हो गया। ना काहू से दोस्ती, तीसरा चरण हो गया। ना काहू से बैर, चौथा चरण हो गया। कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। तो 4 चरण जो होते हैं छंद में, तो उसको क्या कहते हैं? चरण या पाद कहते हैं। तुक, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। इसी उदाहरण में हम देख लें कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, रा आ गया। और ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, महावीरा आया, महावीर आया। मतलब दोनों के लास्ट में जब समान वर्ण आते हैं तो उसको क्या कहते हैं? किसी भी पंक्तियों में अंत में जब समान वर्ण आते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो तुक कहलाते हैं। तो तुक हो गया। गढ़ हो गया। तो गढ़ जो होता है 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। और गढ़ों की जो संख्या होती है वो कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है। तो गढ़ों की संख्या 8 मानी गई है। इसका एक सूत्र भी है, लेकिन जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे तब उसको आपको बताएंगे कि गढ़ किसे कहते हैं और गढ़ों की जो गणना होती है वो किस प्रकार से कहा उसमें किया जाता है। जैसे अगर हम अब आपको बताएं तो गणना में जैसे 3 वर्णों को एक साथ ले लिया जाता है, तो उस गढ़ों को जब 3 साथ ले लिया जाता है तो तीनों में जैसे यगड़, मगड़, रगड़, जगड़, भगड़ होते हैं। तो हर का अपना एक नियम होता है। किसी में लघु 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 आएगा, तो किसी में लघु गुरु गुरु आएगा, किसी में गुरु आएगा, 2 लघु आएंगे। इस प्रकार से जो है वर्णों को जब हम गिनते हैं तो उसमें कौन क्या रगड़ है, कौन सा जगड़ है, भगड़ है, एक जो है किसमें किसके लास्ट में रगड़ आ रहा है, किसके लास्ट में जगड़ आ रहा है, किसके लास्ट में भगड़ आ रहा है। और इन सब जगड़, रगड़, भगड़, इन सब से हम क्या करते हैं? छंदों की पहचान करते हैं, क्योंकि उसका एक अपना एक अलग नियम है। तो जब हम उसको पढ़ाएंगे तो उसको हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। छंद के अगर हम भेद देखें तो छंद के 2 भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद होता है, दूसरा होता है वर्णिक छंद होता है। मात्रिक छंद वो छंद होता है जिसकी गणना मात्रा के आधार पर की जाती है, और वर्णिक छंद वो छंद होता है जिसकी गणना जो है वर्ण के आधार पर करते हैं। तो मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक होता, अर्ध सममात्रिक होता और विषम मात्रिक होता है। तो सममात्रिक में कौन कौन सा आता है? रोला आता है, चौपाई आता है, चौपई आता है, गीतिका आता है और हरि गीतिका आता है। अर्ध सम में दोहा आता है, सोठा आता है, बरवे आता है और उल्लाला आता है। और विषम मात्रिक छंद में छप्पे और कुंडलिया आता है। छप्पे और कुंडलियों को जो है संयुक्त छंद भी कहते हैं, क्योंकि छप्पे और कुंडलियां दोनों 2 छंदों से मिलकर के बनते हैं, इसलिए इसको संयुक्त छंद भी कहा जाता है। वर्णिक छंद जो होता है ये वर्ण के आधार पर इसकी गणना होती है। और वर्णिक छंद में जो है सवैया आता है, घनाक्षरी आता है, इंद्र वज्रा आता है, उपेंद्र वज्रा आता है, वंशस्थ आता है, मालिनी आता है, दुत विलंबती आता है, बसंत तिलका आता है और भुजंग प्रयात आता है। तो इनकी गणना किस पे करते हैं? वर्णों के आधार पर करते हैं, और इनकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है। तो इसको नोट कर लीजिए। तो मात्रिक छंद के सबसे पहले हम मात्रिक छंद पढ़ेंगे। अब मात्रिक छंद के कुछ नियम हैं तो उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले लघु और गुरु के नियम को समझ लेते हैं कि लघु क्या होता है और गुरु क्या होता है। तो जो पहचान है लघु की, अगर इस तरह की लाइन होगी तो वो लघु होगा, और इस तरह के अगर चिन्ह मिलेगा तो क्या हो जाएगा? वो गुरु माना जाएगा। तो अनुस्वार, पहला जो नियम इसका है, अनुस्वार युक्त वर्ण अगर गुरु होता है, जैसे अगर किसी वर्ण में आपको अनुस्वार मिलता है, जैसे देखिए सा पे अंग बिंदी मिल गया तो क्या मिल गया? अनुस्वार मिल गया। अनुस्वार मिल गया तो उस पर क्या हो गया? गुरु हो गया। संसार में अब आप देखेंगे बड़ा की मात्रा पर भी आपको क्या मिलेगा? गुरु मिलेगा। और अगर अनुस्वार मिल गया तो गुरु मिलेगा उस पर। लेकिन अनुनासिक चंद्र बिंदु, अगर अनुनासिक वर्ण है, अनुनासिक मतलब क्या हो जाता है? चंद्र बिंदु जाता है। अगर आपको अनुनासिक पे जो है अनुनासिक वर्ण मिलता है तो उस पर क्या हो जाएगा? उस पर लघु होगा, उस पर गुरु नहीं होगा। अनुनासिक पे जैसे क्या बोले आपको? आंख, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? लघु होगा। यहाँ पे जो है हमारा गुरु नहीं होगा, लघु होगा। दूसरा है संयुक्त वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु होता है। यानी अगर कहीं पर संयुक्त वर्ण आ रहा है
तो उसके पहले का जो वर्ण होगा उसको गुरु मान लिया जाएगा। जैसे कर्म है तो संयुक्त वर्ण किसमें लगा है, माँ पे लगा है, लेकिन यहाँ माँ को नहीं मानेंगे, इसमें किसको मान लेंगे हम, का को जो है गुरु मान लेंगे। इसके भी इसका नियम है, संयुक्त वर्ण के पूर्व का जो है लघु वर्ण गुरु माना जाएगा। अगर पूर्व का वर्ण अगर लघु है तो उसको जो है गुरु मान लिया जाएगा। तीसरा नियम है कि हल के पूर्व का वर्ण भी गुरु होता है। जैसे श्रीमन, तो श्री तो उस पे तो गुरु लगेगा ही। माँ जो है ये लघु वर्ण है, लेकिन इसके बाद में क्या लगा है, हल लगा है, इसलिए हम जो है माँ को क्या मान लेंगे, माँ को भी हम गुरु मान लेंगे। चौथा नियम है कि छोटा बड़ा, छोटा ऊ री और चंद्र बिंदी पर लघु होगा, और बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ए आय ओ आओ अंक आहा पर क्या होगा, गुरु होगा। इस प्रकार से हमने आज छंद की पहचान कर ली। कल से जो है हमारी क्लास जो है मात्रिक छंद से शुरू होगी। मात्रिक छंद पढ़ेंगे, उसके बाद जो फिर हम वर्णिक छंद को पढ़ेंगे, और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज आपको हमारी क्लास आज की कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।